गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर द डिले। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा डिले हो गया। डिले होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन मैं बना के रखा था ना, पूरा का पूरा एक बार में उड़ गया। क्या ही बताऊँ यार। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास माइंडसेट का। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। बहुत दिक्कत है भाई। कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नो प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। अगर लाइव क्लास नहीं आते हैं ट्राई कीजिए कि लाइव क्लास में ज्वाइन करने का। ठीक है, लाइव क्लास में ज्वाइनिंग करने का कोशिश कीजिएगा, बाकी तो किस्मत के ऊपर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, देखो यार, एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। सर आप धनबाद से कहाँ पर रहते हो? हम धनबाद के हैं बाबू, प्रॉपर धनबाद के हैं। धनबाद में मेरा घर है, बाघमारा साइड में पकड़ के चले घर है, लेकिन वहाँ रहते नहीं हैं क्योंकि जॉब कहीं और करते हैं। एनसीएल सिंगरौली में रहते हैं, जॉब करते हैं यहाँ, तो इसीलिए यहीं रहना है कॉलोनी में। लेकिन वहाँ घर वगैरह बना हुआ है। चलिए, स्क्रीन आ गया आपका। ठीक है, स्क्रीन आ गया आपका। एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि एक मैंने आपका एमएमएलएस का एमसीक्यू क्वेश्चन बना के रखा है, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सेकंड, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। और ये आपका होमवर्क भी रहेगा, धीरे धीरे इसमें जितना हो सकता है सोल्व। ये जो आपको दिख रहा है एमसीक्यू, माइंस रूल, माइंस एक्ट, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइंस रेस्क्यू रूल और क्रैच रूल, ये पांचों से रिलेटेड। हालांकि क्रैच रूल के कुछ ही वो अभी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिस्कस कर दूंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिए आपके लिए ये सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये तो मैं बना के रखा हूँ, लेकिन इसमें क्या किया था, जब मैं बनाया था तब क्वेश्चन लिखा था और नीचे आंसर लिखा था, क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि इसको मैं पब्लिश करूंगा तो बाद में इसमें कुछ कुछ मेरे को एडिट करना पड़ता, तो उस टाइम मैं इसको आंसर क्यों चेंज करता। बट ये चेंज नहीं किया, मैं ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सामने रखूंगा तो आंसर लिखा हुआ है। तो उसके लिए मेरे को हो गया दिक्कत। ठीक है, उसके लिए मेरे को दिक्कत हो गया कि मेरे को फिर से इसको बनाना पड़ा अभी के अभी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन है निकाले शॉर्टलिस्ट किए हैं उसको हम लोग अभी फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। और पीडीएफ तो डाले हैं बाबू, प्रीवियस क्लास का पीडीएफ डाले हैं, इसका पीडीएफ तो हम डाल देंगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसको आप कहीं लीक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम कॉपीराइट लेने वाले हैं और आईएसबीएन नंबर भी लेने वाले हैं। ये जाएगा सीधा पब्लिशिंग हाउस में। ये जो आपको दिख रहा है ना, आने वाला टाइम में ये आपको एक किताब बन के दिखेगा, है ना। ये आपको इस टाइप का यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसमें एक कवर बुक होगा, कवर पेज होगा, और ये किताब दिखेगा एमसीक्यू लेजिस्लेशन का। इसमें ओएसएच कोड भी ऐड हो जाएगा, माइंड लेजिस्लेशन का। ये एक एमसीक्यू का बुक रहेगा, जो कि मेटल हो चाहे कोल हो, दोनों के लिए ज़रूरी रहेगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये पब्लिश होने वाला है। तो इसी के लिए इसको मैं बनाया हूँ। तो ये मैं क्लास में ज़रूर शेयर कर सकता हूँ एप्लीकेशन में, लेकिन बाकी इसको
इस्तेमाल मत कीजिएगा गलत तरीके से, ठीक है। कॉपीराइट के लिए डाला हूँ, अगर आ जाता है तो फिर अच्छी बात है। चलिए, इसमें आपका इतना एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब अगर ये किताब अगर कोई आदमी पढ़ ले, अगर ये किताब अगर किसी एमसीक्यू का ये वाला जो बुक है इसको अगर पढ़ ले, तो ये जितने टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग फटाफट, जो अभी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसी किताब का निकाला हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जी जी जी, पाकुड़ पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया हूँ। पंकज कुमार मंडल नाम के हमारे एक टीचर हुआ करते थे यार, वही तो चलिए ठीक है, आते हैं आगे। चलिए, मैं आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन रखूंगा और आपको सीधा सीधी सॉल्व करना है, ठीक है। स्क्रीन में क्वेश्चन रखूंगा, आपको सॉल्व करना है फटाफट। चलिए, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाक से आपको आंसर देना है। व्हेन डिड माइनिंग इन इंडिया ऑफिशियली स्टार्टेड एज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश? अंग्रेजों के द्वारा भारत में ऑफिशियली माइनिंग कब शुरू किया गया था? बताइएगा इसका आंसर। बताइएगा बाबू, इसका आंसर बताइएगा फटाक से। 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं हर क्वेश्चन में, आपको 5 सेकंड में आंसर देना है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सब बी बता रहा है, बी बता रहा है 1774, बी बता रहा है, बी बता रहा है, बी बता रहे, बी बता रहे, बी बता रहे, 1774 बता रहे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1971, 1774, 1923, 1952, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। 1774 में भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा माइनिंग स्टार्ट किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा माइनिंग स्टार्ट किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीगंज कोलफील्ड में। कहाँ किया गया था? रानीगंज कोलफील्ड में स्टार्ट किया गया था। रानीगंज बेसिकली कहाँ था? तो एक दामोदर नदी था, एक दामोदर नदी था, दामोदर नदी था। दामोदर नदी का पश्चिमी किनारा में, यानी कि वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में यानी पश्चिमी किनारा में, वेस्टर्न साइड में ये आपका रानीगंज कोलफील्ड पड़ता था। वहां पे 1774 में माइनिंग किया गया था। 1772 में दो अंग्रेज थे जिसका नाम था सस्टेनियस सस्टेनियस ग्रांट हेटली, सस्टेनियस ग्रांट हेटली, सस्टेनियस ग्रांट हेटली, एंड दूसरा अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन समनर। क्या नाम था? जॉन समनर। ये दोनों अंग्रेजों ने मिलकर सबसे पहले 1772 में प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत में माइनिंग करें, क्यों ना हम भारत में माइनिंग करें। तो वहां के जो राजा थे जिनका नाम था प्रिंस टैगोर, क्या नाम था? प्रिंस टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाले नहीं है, वो 1800 के आसपास में आए थे, 1774 की बात मैं कर रहा हूं। तो एक राजा थे जिसका नाम था प्रिंस टैगोर, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के, उस पर्टिकुलरली राजीगंज प्रेसिडेंसी के राजा हुआ करते थे। तो उनके पास 1772 में दो ठो अंग्रेज सस्टेनियस ग्रांट हेटली और जॉन समनर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने माइनिंग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हमको यहाँ खोजबीन करने दीजिए, यहाँ पे कोयला का भरपूर मात्रा में भंडारण हो सकता है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस यही दिखा रहे हैं। तो उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद 1773 में उन्होंने जो प्रिंस टैगोर को कहा कि भैया हम यहाँ माइनिंग करना चाहते हैं, कोयला का प्रचुर मात्रा में भंडारण है। तो प्रिंस टैगोर ने उसे डिले कर दिया कि अभी नहीं, अभी नहीं। फिर 1774 तक वो लगे रहे, तो 1774 में ग्रांट कर दिया कि ठीक है जाइए आप माइनिंग कीजिए। तो इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की पहली, बेसिकली टैगोर, प्रिंस टैगोर के नाम पे वो कंपनी था जिसका नाम था टैगोर एंड सन्स। क्या नाम था? टैगोर एंड सन्स नाम की एक कंपनी थी जो कि प्रिंस टैगोर के नाम पे था, और वहां पे अंग्रेज बिजनेस करना चाहते थे इसके लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं बीसीसीएल, ठीक है। तो बीसीसीएल में बहुत सारे माइंस है, और बहुत सारे माइंस में देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पड़े हुए हैं। तो उसी तरह से बीसीसीएल, ब्रिटिश हुकूमत जो था वो एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे आई थी कि भाई हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, हमारे पास टेक्नीशियन है, हमारे पास अच्छे अच्छे इंजीनियर है माइनिंग के, हम माइनिंग में बहुत महारत हासिल करके बैठे हुए हैं, तो हम आपके साथ माइनिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोयला निकाल के बेचना चाहते हैं। तो वहां के राजा को कन्विंस कर पाए और उन्होंने 1774 में माइनिंग स्टार्ट किया ऑफिशियल, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। तो रानीगंज में जिस माइंस में स्टार्ट किया था, है ना, क्या तो नाम था उसका, आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे तो हम लोग उसको पढ़ ही लेंगे, है ना। सुल्तानपुर कोलियरी, सुल्तानपुर कोलियरी उसका नाम था, ठीक है। वहां पे पहली बार माइनिंग स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, मैंने आपको डिटेल बताया, ओके। चलिए,
पहला क्वेश्चन का आंसर आपने 1774 दिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। बताइएगा इसका आंसर बाबू। सबसे उम्मीद करते हैं कि बताएंगे आप, ठीक है। जो नहीं बताएंगे बाल पकड़ कर नोच देंगे उसका। बताइएगा इसका आंसर। विच कोलफील्ड डिड द ब्रिटिश इनिशिएट अर्ली माइनिंग ऑपरेशन इन इंडिया? इनमें से कौन से कोलफील्ड में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार माइनिंग स्टार्ट किया? बताइएगा। सी 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 बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है आंसर में। इसका रानीगंज कोलफील्ड है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग का दिमाग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिमाग वाले हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता आपके सामने रखा गया है। बोला कि अर्ली माइनिंग लॉज इन इंडिया वेर डायरेक्टेड कॉपीड फ्रॉम द कंट्रीज माइनिंग लॉ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली एक जनरल क्लॉज, जनरल क्लाउजेज एक्ट, जनरल क्लाउजेज एक्ट करके एक एक्ट हुआ करता था, एक नियम हुआ करता था जो कि इंग्लैंड में चला करता था, जो कि इंग्लैंड में चला करता था। उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंग्लिश पीपल बोलते थे। क्या बोलते थे? इंग्लिश पीपल। और वहां के जितने भी नियम कानून थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? इंग्लिश लॉ बोलते थे। तो जनरल क्लाउजेज एक्ट था बेसिकली एक नियम कानून था जिसके तहत सभी इंडस्ट्री, चाहे कोयला का हो, चाहे कांच का फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, वो उसी के तहत चला करती थी। उसमें कुछ नियम कानून लिखे हुए थे। जैसे आज का ओएसएच कोड है ना, जो कि एक ऐसा नियम है जिसमें माइंस भी चलता है, जिसमें फैक्ट्री भी चलता है, जिसमें प्लांटेशन वाला भी चलता है, जिसमें बाकी चीजें भी चलती हैं। जो एसएच कोड का वीडियो नहीं देखा बाबू, बता दे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देख लीजिएगा। एसएच कोड पूरी तरह से निपटा दिए हैं, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूरा का पूरा निपटा दिए हैं। एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कराए हैं लाइव क्लास में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स को नहीं देखे, तो जाके देखिएगा। एसएच कोड को बहुत अच्छे से निपटा दिया और इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि स्पेशली इसके लिए पूरा का पूरा सिलेबस में स्पेशल इसको ऐड किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसके तहत सभी इंडस्ट्री चला करती थी, वो इंग्लैंड में चला करता था। उसको हम लोग इंग्लिश पीपल बोलते हैं, इसलिए उसको इंग्लिश लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके तहत जो भी आया था वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत का बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। वहीं से स्टार्ट किया था, ब्रिटिश माइनिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली माइनिंग लॉज इन इंडिया वेर डायरेक्टेड कॉपीड फ्रॉम द कंट्रीज माइनिंग लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश माइनिंग लॉ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अच्छा अच्छा अच्छा। What was the name of the company associated with early British mining in Raniganj mentioned in the text? मतलब कुल मिलाकर के ये बोला गया है कि भैया पहला कंपनी का नाम बताइए जो ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार भारत में माइनिंग किया था, उस पहला कंपनी का नाम बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, नेम्ड आफ्टर प्रिंस टैगोर, ब्रिटिश कोल कॉर्पोरेशन 35, और अच्छा नाम नहीं पूछा, बोला गया है कि was the name of the company associated, किससे कंपनी जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो जुड़ा हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। अभी आंसर आप बता ही दिए होंगे आप, है ना, उम्मीद करते हैं बता दिए होंगे। प्रिंस टैगोर है ना, प्रिंस टैगोर से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 70-71 बाबू आए हैं। 71 बच्चा में अगर एक भी भागा ना तो अभी हम फोन लगा देंगे उसको। कोशिश कीजिएगा कंटिन्यू रहने का, अगर आपको काम ना पड़े तब तक आप कोशिश कीजिएगा कंटिन्यू रहने का। प्रिंस टैगोर नाम के एक राजा थे, उसके नाम पे ये पड़ा था, ठीक है। वो बेसिकली ब्रिटिश हुकूमत के साथ जुड़ के उन्होंने ये किया था। हालांकि उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत था नहीं, ब्रिटिश कंपनी के साथ जुड़ के वो किया। इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा पहले माइनिंग लॉज या जो भी नियम कानून होते हैं इंडस्ट्री के, वो डिफाइंड होता था? ऑप्शन है आपके सामने, इंडियन पिनल कोड, जनरल क्लाउजेज एक्ट या क्लाउज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट, या माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड एक्ट एंड रेगुलेशन, ऐसा करके लिखा हुआ। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। हाँ बताइएगा, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बी बताएं, बिल्कुल सही। जो नहीं बता रहे मैं आपको बता दूं, जनरल क्लाउजेज एक्ट एक ऐसा नियम कानून हुआ करता था इंग्लैंड में, जिसको भारत ने कॉपी किया था, है ना, और अंग्रेजों ने भारत में यही वाला कानून थोप दिया था, जनरल क्लाउजेज एक्ट।
और भारत की भी इंडस्ट्री उसी के हिसाब से, उसी कानून के हिसाब से चलती थी। ठीक है, बहुत बेकार था अंग्रेज। मेरी तरफ से 4-5 गाली दीजिएगा मन में, कमेंट में नहीं, मन में, अंग्रेज को। अगला क्वेश्चन है, हुज इंटरेस्ट वेयर हेविली फेवर्ड बाय अर्ली माइनिंग लॉज इन इंडिया। अरे यार क्या बिना मतलब का क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंटरेस्ट है, ठीक है, बेसिकली अपना हुकूमत को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेयर कोल रेगुलेशन इंट्रोड्यूस इन माइन ड्यू टू कूलिंग ऑपरेशन एंड लेबर। हाँ बताइएगा, पहली बार भारत में कोल माइंस के लिए अलग से रेगुलेशन कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा इसका आंसर। नाइस क्वेश्चन, मैं कहीं तो लिख के रखा था यार। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को याद है जितना मैं बता देता हूँ। बेसिकली देखो, सबसे पहले सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन 1901 में जारी किया गया था। 1901 में पहली बार सीएमआर यानी कोल माइंस रेगुलेशन बनाया गया था। ऑब्वियस सी बात है, 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने 1901 में सीएमआर बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कोल माइंस रेगुलेशन 1901 को बनाया था। ठीक है, उसके बाद सीएमआर को फिर जब अंग्रेज चले गए तो 1957 में वापस से बनाया गया, फिर से बनाया गया, सुधार किया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी और भारत के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया, भारत के मजदूरों के हिसाब से, भारत के मजदूरों के हितों के हिसाब से, भारत के आपके कोयले और उसके स्टार्टा के हिसाब से फिर इसको रीडिजाइन किया गया और फिर 1957 में इसको दूसरी बार लॉन्च किया गया। तीसरी बार सीएमआर 2017 में आया, तीसरी बार सीएमआर 2017 में आया। ये था सीएमआर का डाटा। अब आते हैं एक्ट का। एक्ट मतलब माइंस एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहली बार अगर मैं बात करूं माइंस एक्ट कब स्टार्ट किया गया था पहली बार, तो पहली बार माइंस एक्ट 1923 में जारी किया गया था। 1923 में ऑब्वियस ही बात है कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत का हुआ करती थी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने 1923 में पहली बार माइंस एक्ट जारी किया था। माइंस एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण जैसे ही भारत आजाद हुआ माइंस एक्ट को दोबारा से रिफर्बिश्ड किया गया, मतलब फिर से बनाया गया और 1952 में दोबारा से लॉन्च किया गया। उसके बाद इसमें संशोधन किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, लेकिन इसको बदला नहीं गया। फिर 2000 आपका 25 में इसको कैंसिल कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 2020 में ओएसएच कोड बना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में बना और 2025 में इसको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। माइंस एक्ट मर चुका है। लेकिन सवाल है कि क्या माइंस एक्ट से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? तो देखो यार, जब सिलेबस नहीं आया था ना, एमसीएल ने अपना ऑफिशियल सिलेबस लॉन्च नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैंने सबसे पहले ओएसएच कोड पढ़ा था और मैंने कहा था कि बाबू सिलेबस बदलने वाला है। ठीक है अंदर से आउटपुट इनपुट कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, तो सिलेबस बदलने वाला है जिसमें ओएसएच कोड को ऐड करने वाला है और माइंस एक्ट के भी सवाल रहेंगे, जो कि देखिएगा सिलेबस में दोनों का दोनों लिखा हुआ है। मैं जैसा पढ़ाया हूं स्टार्टिंग से बिल्कुल वैसा ही आपका सिलेबस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो माइंस एक्ट का समझ गए और सीएमआर का समझ गए, हो गया, निपटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए भैया। सीएमआर भारत में पहली बार कब जारी किया गया था? अच्छा 7 का पूछ लिया, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर दिए हैं आप। सीएमआर भारत में पहली बार कब जारी किया गया था? 1901 बताए थे, एक बताए थे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए थे लोग, लेकिन अब सुधार लीजिएगा आंसर, सुधार लीजिएगा आंसर। ठीक है, भारत में पहली बार सीएमआर की अगर मैं बात करूं तो 1901 में पहली बार सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन जारी किया गया था। अगला है, व्हाट वाज इनेक्टेड एज फर्स्ट फॉर्मल माइंस एक्ट इन। पहला माइंस एक्ट भारत में कब बनाया गया था? पहला माइंस एक्ट भारत में कब बनाया गया था? इसका आंसर बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता। देखो क्वेश्चन देखना और फटाक से आंसर चैट में टाइप कर देना, ठीक है, फटाक से आंसर टाइप कर देने का वीडियो। देखो पहली बार मैंने बताया था माइंस एक्ट 1923 में बना था। बताइए दूसरी बार कब बना था? माइंस एक्ट दूसरी बार कब बना था? दूसरी बार पूरा खत्म करके नया सिरे से लागू करना, दूसरी बार कब बना था? नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, बताइएगा। 1952 में बना था, 1952 में बना था, डी ऑप्शन बता रहा है, डी में क्या है? 1952, हाँ बिल्कुल 1952 में बना था। ठीक है बाबू, 1952 में बना था, है ना। चलिए अगला सवाल है,
सन कब, सन 2000 कुछ में माइंस एक्ट को रद्द कर दिया गया है, रद्द। तो वो कब रद्द किया गया, 2025 में रद्द किया गया है कि 2026 में रद्द किया गया है, बताइए। ये सब चीजें का क्लियरिटी होना चाहिए 2025 में, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी हम लोग देख लेंगे, ओके। अब क्या है, What was the Mines Act enacted in 2023 described in the text? The highly effective and comprehensive model for future legislation inactive, poorly structured था ये, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया बहुत ही घटिया कानून था ये, अंग्रेजों के हिसाब से पूरी नियम कानून था इसमें, ठीक है। When was Mines Act 1952? It was a foundational legislation enacted. हाँ, Mines Act 1952 कब जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? देखो इसका जो सवाल है ना, इसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। जुलाई है ना, हाँ ठीक है। देखो बाबू मैं आपको बता देता हूँ, अब जब ये क्वेश्चन बनाएंगे ना तो कोशिश कीजिएगा एक छोटा सा मतलब कॉपी लेके बैठे और कलम लेके बैठे, कुछ पॉइंट आपको लगेगा तो नोट कर लीजिए, क्योंकि देखो बाबू मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना तो मैं कुछ देखा देखी नहीं रहता, मैं सीधा उठाता हूँ और सॉल्व करता हूँ क्लास में आप ही के सामने, है ना। दिमाग में क्या आएगा, मैं क्या लिखूंगा, मेरे कोई भरोसा नहीं, ठीक है। देखो माइंस एक्ट की बात करें, माइंस एक्ट 1952 की बात करें तो माइंस एक्ट 1952 1 जुलाई 1952 से लागू है, मतलब पब्लिश किया गया था इसको। उसके बाद हर स्टेट को यह आदेश दिया गया था कि भाई आपको माइंस एक्ट लागू करना है, और लागू करने के लिए एक डेडलाइन दिया गया था हर स्टेट को, जो कि बोला गया था कि भाई 1 दिसंबर 1953 के बाद आप लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेडलाइन वाला है, ये डेडलाइन वाला है, ये लागू वाला नहीं है कि कब से लागू है। लागू से बात करें या पब्लिकेशन डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1952 से ये लागू का आदेश आ चुका था। उसके बाद अलग अलग स्टेट को छूट दी जाती है, जिसमें आसाम उसाम और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सीएमआर की बात करूं, सीएमआर की बात करूं तो 14 नवंबर 2017, 14 नवंबर ही है ना, इसका डेट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा यार, 27 नवंबर 14 नवंबर पता नहीं, थोड़ा सा इसका डेट कंफर्म कीजिएगा ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। इसके बाद एमएमआर की बात करें, मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन की बात करें तो 11 मार्च 1961, 11 मार्च 1961 को एमएमआर जारी किया गया था और लागू हुआ था। अगर मैं माइंस रूल की बात करूं, अगर मैं माइंस रूल्स की बात करूं तो 2 जुलाई 1955, 2 जुलाई 1955 को माइंस रूल जारी किया गया था, लागू किया गया था और इसको बनाया गया था, ठीक है। कलम को जगह ही नहीं बच रहा यार, कहाँ वो, एक मिनट। इसके बाद माइंस रूल हो गया, हो गया, कुल माइंस हो गया, सीएमआर हो गया, एमएमआर हो गया। एमबीटीआर, एमबीटीआर का ऐसा कोई नियम नहीं है, 1966 ही उसको लिखते हैं, उसका अगर आप देखोगे खोल के तो उसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। क्रैच रूल भी 1966 होता है, और आपका कोल माइन पिटहेड बाथ रूल 1959 में लागू हुआ था, और 1985 में आपका माइंस रेस्क्यू रूल। सबका डेट नहीं है क्योंकि अलग अलग डेट पे अलग अलग स्टेट ने जारी किया था, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइंस एक्ट वाला ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, 1 जुलाई, 1 जुलाई आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीएमआर वाला मैंने आपको कहा था कि कंफर्म कीजिए, सीएमआर वाला किसने किसने कंफर्म किया बताता हूँ। सीएमआर वाला किसी ने बता, 27 नंबर, जी बिल्कुल 27 नंबर बाबू, 14 नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, 27 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल पे आते हैं। व्हाट वाज द की डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द माइंस एक्ट 1952? तो बेसिकली ये ऐसा किया गया कि कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता बिना ओवर एडिट किए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, मतलब उसको कुछ इसी आधार पे हम बनाए थे, इसको कुछ इसी आधार पे बनाए थे कि इसमें हम कितना भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स सप्लीमेंट्स द माइंस एक्ट 1952? इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइंस एक्ट का सप्लीमेंट है? हाँ, सप्लीमेंट मतलब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे ना तो ऐसे वर्ड का एक मतलब होता है। आप पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मैं देखता हूँ आप क्या बताते हैं। बताओ बाबू बताओ, सब बताओ। 59 बच्चा 69 बच्चा क्लास कर रहा है और 20-25 बच्चा चैट करते हैं, मतलब मजा नहीं आता।
चैट कीजिए, जितना हो सकता उतना बताइए, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ 100 150 बच्चा लाइव क्लास में आए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बाकी बच्चे देखते हैं, रिकॉर्डेड वाला भी एनालिटिक में खोल के देखता हूँ, तो लगभग समझिए कि 80% बच्चे क्लास कर रहे हैं, एक्टिव है लड़के। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि 300 350 बच्चे अगर लगातार आपका लेक्चर देख रहे हैं, पूरा सीरियस हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सब टाइम पे कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। देखिए सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप सही बता रहे हैं सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है माइंस एक्ट के अंदर से कौन कौन से नियम कानून बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 57। तो सेक्शन 57 में कहा गया है कि जितने भी रेगुलेशंस बनेंगे, जैसे अगर हम कोल माइंस के लिए अलग से रेगुलेशन बनाना चाहते हैं, तो कोल माइंस रेगुलेशन जो बने हैं वो आपके सेक्शन नंबर 57 यानी माइंस एक्ट 1957 का 52 का सेक्शन नंबर 57 का इस्तेमाल करके सीएमआर बनाया गया था। इसी के हिसाब से एमएमआर यानी मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 बनाया गया था, और इसी के हिसाब से ओएमआर यानी ऑयल माइंस रेगुलेशन 19 समझिए ऑयल माइंस रेगुलेशन बनाया गया था, 19 वाला हमको याद नहीं है। तो जितने भी रेगुलेशन बनाए गए थे वो सेक्शन 57 का प्रयोग करके बनाया गया था। सेक्शन 58 का प्रयोग करके क्या बनाया गया था, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो आपका सेक्शन नंबर 58 का प्रयोग करके बनाया गया है। जैसे कि माइंस रूल, ठीक है, जैसे कि माइंस रूल 1955, जैसे कि आपका MVTR माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, जैसे कि माइंस रेस्क्यू रूल 1985 85 है, ठीक है, माइंस रेस्क्यू रूल 1985। इसके बाद आपका माइंस रूल हो गया, MVTR हो गया, माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस स्क्रैच रूल भी है। माइंस स्क्रैच रूल की बात करें तो वो भी 1966 को बना था, ठीक है ना, 1966 को बना था। उसके बाद कोल माइन पिटहेड की बात करें, कोल माइन पिटहेड की बात करें, है ना, जो कि यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में 1946 में बना था, ठीक है। तो ये सब कानून उसके सब्सिडरी कानून है, ठीक है, सप्लीमेंट्स है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट वाला में ऑप्शन में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये सब शब्दों का एक खास मतलब होता है। When were the Mines Rule 19 Mines Rule which supplement the act enacted? Mines Rule पहली बार कब बना था, कौन सी ईस्वी में बना था, बताइएगा। इसका तो पता होगा यार, ठीक है ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ द रेगुलेशन एड्रेसेस स्पेसिफिक ऑपरेशनल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ माइन। मेटलीफेरस माइंस में इनमें से कौन सा नियम जारी लागू होता है, बता दो। चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मैं चाह रहा था ना कि आपका ये सब क्वेश्चन में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम मत देना। मैं चाह रहा था आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, थ्योरी भी क्लियर हो जाए, डाटा भी क्लियर हो जाए, थोड़ा अलग अलग टाइप के जो वर्डिंग होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने बनाया। ये जो पीडीएफ बनाया है ना, इसको बहुत समय लगा बनाने में, है ना, लेकिन ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ बाबू, सिर्फ आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग पहले होंगे, देख रहे हैं मेडिकल जो होता है ना, मेडिकल से रिलेटेड ना इतना क्वेश्चन निकाल के डाला है कि भाई इससे ज्यादा सवाल बन ही नहीं सकते हैं भाई। इससे ज्यादा सवाल क्या ही बनेगा, सर्कुलर तक निचोड़ के डाल दिया इसमें। अब इससे ज्यादा क्या बनेगा सवाल, बताओ। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं माइंड सेट, माइंड रूल, वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं देख पाते, आप सिर्फ ये पीडीएफ को अगर आप चार्ट लो ना, सिर्फ आपको नहीं समझ में आया, आप खाली चार्ट लो इसको कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, बस आपका एग्जाम में माइंस एक्ट, माइंस रूल, कोल माइन, आपका MVTR, माइन क्रैच रूल, कोल माइन पिटेड बाथ रूल, रेस्क्यू रूल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड, इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से बनाएंगे। इसको बनाने में काफी समय लगा था, लंबा टाइम लगा था। इसमें बहुत सारा मैंने खुद से बनाया है, बहुत सारा क्वेश्चन को टॉपिक दे दे के मैंने एआई से जनरेट किया था, फिर उसमें पेस्ट किया, फिर उसको एडिट किया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मिक्सअप है, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा ऐसा। तो ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा बाबू, लेकिन बाबू इसको शेयर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आने वाला किताब है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरा ये, है ना, बौद्धिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। जीके जीएस का रिकॉर्ड हो रहा है, एक टीचर है अमरान सर करके, और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उनका लेक्चर मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा, ठीक है। अच्छे टीचर हैं वो, ऑलरेडी नए एनसीएल में जॉब कर रहे हैं। पहले वो पटवारी का जॉब निकाले थे मध्य प्रदेश सरकार का, तो वो जॉब छोड़ के फिर वो एनसीएल में आए, और है उनका नॉलेज अच्छा है टेक्निकल का, मतलब नॉन टेक्निकल में जीके जीएस करंट अफेयर का अच्छा नॉलेज है, ठीक है। तो वही आप लोग का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो डालने का मैं उसको बोला हूँ कि
कोशिश कीजिएगा कि क्वालिटी दे, क्वांटिटी नहीं दे, क्योंकि क्या है ना 700 वीडियो 800 वीडियो लेक्चर अपलोड करके कोई मतलब नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। आपको सिर्फ 10 वीडियो लेक्चर या 5 वीडियो लेक्चर या 8 10 12 15 वीडियो लेक्चर दिया जाए, जितना आप आराम से कर सकते हो और उस वीडियो लेक्चर में क्वालिटी हो। ठीक है, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो कुल मेटल माइंस रेगुलेशन, इसका सही आंसर बताएं आप, है ना। लेटेस्ट रेगुलेशन 2016 चल रहा है, बट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द माइंस एक्ट। लीगल फ्रेमवर्क वगैरह अच्छा इसको हाईलाइट ही कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा हम हटाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, इनमें से कौन है जो माइंस एक्ट को पास करता है? माइंस एक्ट को पास करता है, इनमें से कौन है? ठीक है, पास करता है, इनेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में, मैं जान रहा हूं। बताइए इसका आंसर, बताइए सब। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक होता है इनेक्ट्स, इसका मतलब होता है कानून बनाना, कानून बनाना। तो अगर आपसे पूछेंगे तो भाई कौन कानून बनाता है, ठीक है, इनमें से कौन है जो उस कानून को बनाता है, उसमें संशोधन करता है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं बोलूंगा कि भाई संशोधन करने की बात अगर करें तो इसको इनेक्ट्स बोला जाता है, और ये आपका लोकसभा और राज्यसभा में होता है। सबसे पहले लोकसभा में जाता है मैटर, लोकसभा से फिर वो राज्यसभा में जाता है, यानी कि उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसी में संशोधन उनशोधन का जितना भी काम होता है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बोलेंगे कि बिल पास करना, है ना, तो बिल पास करने का जो फाइनल प्रोसेस होता है वो आपके प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट उसमें उसमें कुछ ऐसा मतलब बनाने बनाने का काम नहीं करता प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सिर्फ असेंटेड देता, अपना असेंट देता है। असेंट मतलब होता है अनुमति, कि हाँ ये पास कर दीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हो गया बहुत टाइम पास। द फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द माइंस एक्ट। हु फ्रेम्स, आप बताइए कौन बनाता है, कौन बनाता है बताइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा आपको ये सब क्वेश्चन। चलो देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। डीजी में तो मार दिए होंगे अभी तक टिकअप, है ना। सी बता रहे हैं यार, सब सी बता रहे हैं, सी ए भी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जब सेक्शन नंबर 1 में जाएंगे ना माइंस एक्ट का, तो सेक्शन नंबर 1 का सब क्लाउज नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है और आपके साथ में उसको जारी भी करता है। ठीक है, तो बनाता भी कौन है रूल्स एंड रेगुलेशन को? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, डीजीएमएस नहीं बनाता है बाबू, डीजीएमएस नहीं बनाता है। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर रेगुलेशन बनाया जाता है? आपको 5 सेकंड का टाइम है, फटाक से आंसर दीजिए। 57 बता रहे हैं, 57 बता रहे हैं, 57 बता रहे हैं, 57 बता रहे हैं, बिल्कुल सही। सेक्शन नंबर 57 के हिसाब से आपका रेगुलेशन बनाया जाता है। रूल कौन से सेक्शन के हिसाब से बनाया जाता है? रूल 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट कीजिएगा। 58 बता रहे हैं, 58 बता रहे हैं, बिल्कुल सही। 58 के हिसाब से रूल आपका रूल बनाया जाता है। अगर मैं बोलूं बाई लॉज, ठीक है, इसमें नहीं कह सकते हैं, 61 और 61 ए के हिसाब से बाईलॉज वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। बाईलॉज बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइएगा? बाईलॉज बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बाईलॉज क्या होता है, जैसे आपके छोटे लेवल पे जो जारी किया जाता है ना, छोटे लेवल पे जो जारी किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके माइंस में कोई एसओपी बनाना है या कोई कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना है ना, कोई सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाना है, तो ये सब बाईलॉज के अंदर में आते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, आपके पास 5 सेकंड का समय है।
चलिए आंसर देखते हैं। 23 का डी बताए हैं, डी बताए हैं, डी बताए हैं, डी बताए हैं, चिक चिक के टिक चिक के डी बता रहे सब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा माइंड मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, माइंड सेट इनमें से किस प्रकार के माइंड्स के लिए लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइएगा। अरे यार अब तो मेरे को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा भाई, तो मेरे को हटाना पड़ेगा ये सब चीजें। जस्ट अ सेकेंड, ये मैं इसलिए बनाया था ना, इसको कॉपी करके वर्ड में डाला हूँ, कुछ क्वेश्चन को मैंने हटा दिया था। ठीक है, मेरे को मैनुअली हटाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, वो जो पीडीएफ डालूंगा ना उसमें आंसर रहेगा नीचे, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। आंसर की खोजने में आपको समय ज़्यादा जाता है, टेस्ट देना है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज तो रहेगा ही। ठीक है, अभी मेरा मेन फोकस आपका यही सब है कि आपका पूरा चटवा दे सिलेबस, आपको मतलब एग्जाम में बैठ के आपको ऐसा लगे कि यार ये तो घर का पेपर दे रहे हैं, हम इतना सारा क्वेश्चन किए हैं कि हमको आपका डर खत्म हो जाए। ठीक है, वो चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आपको इरिटेशन लग रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन को मेरे को हटाने दीजिए। अगले क्लास में माइंस के एक्ट का क्वेश्चन और रूल का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, तो आपका एक्ट रूल का खत्म हो जाएगा। हालांकि पीडीएफ में डाल दूंगा बाबू, आपको कुछ क्वेश्चन छूट छाट जाते हैं मेरे से, है ना, या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं जल्दी स्किप कर देता हूँ, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसको जल्दी स्किप कर देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा, जो आपसे बन सकता है उसको मैं स्किप करता हूँ, या जो बेतुका क्वेश्चन होता है उसको स्किप करता हूँ। ठीक है, तो उसको आप खुद से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि उसको मैं बनाऊँ, है ना, और थोड़ा सा बनाने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओएसएच कोड का डाले थे, सब पढ़ लिए? ओएसएच कोड का बताइएगा, ओएसएच कोड का क्वेश्चन सब पढ़ लिए हैं? चलो ठीक है, आते हैं आगे। ठीक है कौन सा क्वेश्चन करते हुए? हाँ, सब हो गया था ना। कहाँ पे लागू है? तो कोल में, मेटल में, ऑयल माइंस में, सभी जगह पे माइंस एक्ट लागू है आपके। ठीक है, Who was the implementation? Why was the implementation of Mines Act 1952 staggered across India? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरे यार, ठीक है, सी बताए। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो बेसिकली ये स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। स्टैगर्ड का मतलब होता है, जैसे हम आपको समझाते हैं, हमारा ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक। हमने एक ऑफिस खोल के बैठा है और हम ऑफिस के मैनेजर हैं, और हमारा ये टाइम है कि हमारा वर्किंग आवर है 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक। तो सवाल है कि क्या सभी लोग 10 बजे सुबह पहुंच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई लोग 9:50 में पहुंचेंगे, कोई 9:30 बजे ही आके बैठ जाएंगे, कोई हो सकता है 10 बजे पहुंचे, या कोई हो सकता है 10:10 में पहुंचे, कोई हो सकता है 10:30 में पहुंचे। अब सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई कहेंगे यार हमारे रास्ते में ट्रैफिक बहुत होता है, कोई कहेंगे हमें बहुत दूर से आना पड़ता है, कोई कहेंगे हमारा बस का टाइमिंग ही यही है, हमारा ट्रेन का टाइमिंग ही यही है। भारत भी कुछ उसी प्रकार का है। भारत में अगर हम सभी जगह पे एक ही टाइम जोन का इस्तेमाल करें, अगर हम भारत में ये मान लें कि पूरे भारत में जो ऑफिशियल टाइमिंग है, जो ऑफिसेस के टाइमिंग होते हैं, वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रहेंगे, अगर हम पूरे भारत का ये समय मान ले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है बाबू, नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में, ये सब जगहों पे अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे जो सुबह होता है वो 2 घंटा पहले होता है। यानी कि सुबह अगर वहां 4 बजे सूरज उग रहा है, तो आप वही गुजरात में चले जाओगे, वेस्ट साइड में चले जाओगे भारत के,
तो वहां पे 6 बजे सुबह सूरज उगता है, ठीक है। अगर वहां पे 5 बजे सूरज उगेगा तो गुजरात में 7 बजे सूरज उगेगा। इसी तरह से अगर सूरज डूबने की बात करें तो यहाँ 2 घंटा पहले डूबेगा, जहां पहले उगा है वहां पहले डूबेगा। तो वहां पे अगर मान लीजिए 5 बजे शाम को सूरज डूब रहा है तो गुजरात पे चले जाओगे तो 7 बजे शाम को सूरज डूब रहा है। तो अब देखो यार, अंधेरा उजाला का तो बात है ना। अगर मान लीजिए महिलाएं काम कर रही है, आसाम में एक जगह है लखीमपुर करके, असम का एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिए अलग से टाइम जोन जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और वही वाला टाइम जोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा फॉलो करता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो वहां का टाइम जोन थोड़ा अलग है, वहां का ऑफिशियल टाइमिंग अलग है। वहां सुबह जल्दी होता है, इसीलिए वहां का ऑफिशियल टाइमिंग 2 घंटा पहले रखा गया है। यानी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक आपका ऑफिशियल टाइमिंग रहता है। जबकि भारत में बाकी जगह पे आप जाओगे तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपका टाइम जोन रहता है। तो इसमें बहुत सारी छूट दी गई है ना। तो बोला गया है कि ऐसा क्यों है स्टैगर्ड, मतलब ये नियम कानून में इतने ज्यादा लड़खड़ाहट या इतने ज्यादा बदलाव ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत सारे जियोलॉजिकल रीजनल डिफरेंसेस है। कहीं पे टाइम जोन अलग है, कहीं पे वर्किंग आवर अलग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं देखता हूं इनमें से कौन कौन है जो ईमानदारी से इसका जवाब दिए थे। 25 का क्या बताए थे? सी। हाँ दिए तो थे बाबू, सब दिए थे। बहुत सही, बहुत सही। चलो ठीक है, आप लोग अच्छे लड़के हो यार, पढ़ने लिखने वाले लड़के हो। अ, क्या था यार, हाँ, ये मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अभी जो मैंने आपको बताया है बस उसी से रिलेटेड है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया। इसका भी आंसर सी है, ठीक है। सी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने आपको बताया टाइम जोन का अंतर, तो आसाम में और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसमें टाइम जोन अलग है ना। इसीलिए हम लोग इसको अलग से टाइम जोन इसमें फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टाइम जोन अलग चलता है। अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट विच इज द डेफिनेशन ऑफ एडल्ट, इनमें से एडल्ट का डेफिनेशन क्या है? इसको आपको 5 सेकंड का टाइम है। मेरे को उम्मीद है आप 18 साल या उससे ऊपर का टिक मारे होंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। उसके बाद बोला गया एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब क्या है माइंड सेट में, बताइएगा। एक आदमी जो कोई भी माइनिंग का इक्विपमेंट बेचता है, एक आदमी जो ऑनर के बिहाफ में, ऑनर के बदले में मैनेजमेंट और सुपरविजन का काम करता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर या एक यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर भी आपने ऑप्शन नंबर बी मारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। माइंस एक्ट का डेफिनेशन, अच्छा माइंस का डेफिनेशन माइंस एक्ट में क्या है? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। only underground excavation, area where only coal is extracted, only area where quarrying is performed, area where mining or mineral searching operation is going on. 29 का सी। आप चैट में ए बी सी डी लिखते जाइएगा, ठीक है, लिखते जाइएगा बाबू। हम फटाफट क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे आपको, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज माइनिंग प्रोसेस इन टेक्स्ट नंबर 1। इनमें से कौन सा है ना, क्वेश्चन नंबर 30 लिखना चाह रहे थे यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो माइनिंग से संबंधित, माइनिंग प्रोसेस से संबंधित नहीं है? ऑब्वियस सी बात है यार। चलो फिर भी मैं आपको समय देता हूं, आप इसका आंसर दीजिएगा। बी बता रहे थे इसका आंसर, फिर से मैं खोल दे रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो माइनिंग में डिगिंग होता है, डिगिंग मतलब होता है बकेट फावड़ा को जमीन के नीचे घुसाना, या जहां पे मटेरियल हो उसके नीचे घुसाना, तब तो उठाएंगे हम उसमें मटेरियल को। स्मेल्टिंग मतलब होता है जो मेटल्स होते हैं उसको पिघलाना, है ना, पिघला के उसको आकार देना। बेसिकली ये सब मेटलर्जिकल प्रोसेस में स्मेल्टिंग आता है। इसके बाद होता है ड्रिलिंग, माइनिंग में हमको ड्रिलिंग करना पड़ता है। क्वारिंग का मतलब होता है ओपन कास्ट माइंस में जो हम लोग मटेरियल को हैंडल करते हैं, क्वारिंग बोलते हैं। तो ये सब आपके माइनिंग से रिलेटेड है, स्मेल्टिंग छोड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। व्हाट प्रोसेस इज मेंशनड फॉर रॉक साल्ट माइनिंग? रॉक साल्ट माइनिंग के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं?
भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। देखो ये क्वेश्चन में ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रॉक साल्ट माइनिंग क्या होता है। देखो जो आपका साल्ट होता है, जो नमक होता है, वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है हम साल्ट का फार्मिंग करते हैं। साल्ट का फार्मिंग क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है ना, वहां पे हम लोग बोरिंग करते हैं। क्या करते हैं, बोरिंग। बोरिंग करने से समुद्र का जो पानी होता है वो सीपेज के जरिए उस बोर होल में आ जाता है। उसके बाद उस बोर होल से उसको हम लोग बड़ा वाला खेत में रखते हैं। उसके बाद खेत में सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, हमारा नमक बच जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट फार्मिंग। फिर हम उसको फिल्टर करते हैं, उसमें जो कण है उसकी प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से छड़ जाते हैं और हमारे पास अच्छा नमक, साफ सुथरा, जैसे टाटा नमक, अंकुर नमक, ये सब आते हैं। साल्ट का फार्मिंग मैं देखा हूँ गुजरात में, जब मैं भावनगर में रहा करता था तब। उसके बाद होता है साल्ट का माइनिंग। साल्ट का माइनिंग कब करते हैं, तो साल्ट का माइनिंग किया जाता है, जो रॉक साल्ट हम निकालते हैं ना, रॉक साल्ट, वो रॉक साल्ट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक। हमारे घर में जो पत्थर टाइप के नमक होते हैं, या जो नमक पत्थर वाला होता है उसको पाउडर करके बेचा जाता है, वो साल्ट, रॉक साल्ट होता है। अगर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, तो रॉक साल्ट माइनिंग में आयोडीन डाल देता है, इसीलिए बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन तो अगर नेचुरली देखा जाए तो रॉक साल्ट ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको आयोडीन भी लेना पड़ेगा, तो साल्ट भी आप दोनों चेंज करते रहेंगे। अगर एक साल्ट पकड़ के चलेंगे, एक नमक को लेके चलेंगे, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपको दोनों नमक को लेके चलना पड़ेगा। बीच बीच में आपको आयोडीन वाला नमक खाना ही पड़ेगा। आपके शरीर में आयोडीन की कमी होना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो माइनिंग जो रॉक साल्ट होता है, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में, है ना। अंडरग्राउंड माइंस पहले तो जाते हैं जमीन के नीचे, ठीक है, क्योंकि जनरली इसका जो डेप्थ होता है वो आपका सेलो डेप्थ में पाया जाता है। जो रॉक साल्ट होता है वो सेलो डेप्थ में पाया जाता है ना, जमीन के नीचे पाया जाता है। इसलिए हमको अंडरग्राउंड माइंस बनाना पड़ता है। अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस माइनर से इसको निकाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में हम चूज करेंगे कि हमारे लिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है। हम अब कहेंगे कि यार ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, तो देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है ये नहीं कह सकते। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ ना कुछ सवाल रहेंगे जिसमें उसके मोस्ट सुटेबल आंसर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे कम सुटेबल या उससे रिलेटेड आपको आंसर चूज करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। तो ओपन पिट माइनिंग नहीं होगा। हाई प्रेशर वाटर जेट से नमक घुल जाएगा, नमक बह जाएगा घुल के, तो फिर हमारा मतलब ही नहीं है इससे, तो इससे तो माइनिंग नहीं कर सकते। स्ट्रिप माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग का ही एक तरीका होता, तो ये तो नहीं होगा। तो हमने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग वाला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन बट सी टिक करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर ये ना दे करके हमारे पास ऑप्शन में स्ट्रिप और माइनिंग की जगह पर रूम एंड पिलर माइनिंग लिखा होता, ठीक है, रूम एंड पिलर लिखा रहता, या अंडरग्राउंड माइंस माइनर लिखा, माइनिंग लिखा रहता, तो हम अंडरग्राउंड माइनिंग या रूम एंड पिलर माइनिंग को चूज करते, क्योंकि हमारे लिए वो बेस्ट सूटेबल था। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ऐसी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बाबू आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज मिनरल इज कंसिडर्ड अंडर माइंस एक्ट। इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग माइंस एक्ट के तहत मिनरल मिनरल मानेंगे भाई, ये क्या, सॉरी सॉरी, वो मेरे को पता है गुस्सा आ रहा होगा, नेचुरल गैस है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन को तो मैं एआई से जनरेट करके उसको इसमें डाला था, तो थोड़े हल्के वाले हैं वो सब, तो उसको इग्नोर करिएगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर इन माइंस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिस बॉडी, विच बॉडी। मेरे को एक चीज देखा हूँ कि मैंने ना कुछ क्वेश्चन को ना एआई से बनाया है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन को मैं, कुछ क्वेश्चंस को क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस को बुक से उठाया हूँ हूबहू। अब ज्यादातर क्वेश्चन को मैंने खुद से बनाया है, तो जो मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है ना, वो क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बुक वाला भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो एआई बना के दिया है ना, वो थोड़ा मेरे को बेतुका टाइप का लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेडिकल प्रैक्टिशनर इन माइंस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द बॉडी। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, यानी कि जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं आपके माइंस में, एमबीबीएस डॉक्टर होने के लिए उनके पास इनमें से कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, किसके तहत वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइएगा। ये मैं बनाया हूँ, फिर जैसे देखिए उससे पहले वाला मैं बनाया था। चलिए आंसर बताइएगा। 33 का बी बता रहे हैं। 33 का बी बिल्कुल सही। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे ये स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, बेसिकली एमसीआई होता है, एमसीआई का नंबर होता है। जब भी कोई डॉक्टर से आप अटेस्टेड कराने जाते हैं, तो वो डॉक्टर अपना साइन करता है, मुहर मारता है, उस मुहर के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता है, या तो उस मुहर में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि पूरे डॉक्टर को, एक ही डॉक्टर को एक ही दिया जाता है ना। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर अलग है, उसी तरह एमसीआई का नंबर भी अलग होता है ना। चलिए, उससे उसकी पहचान की जा सकती है
किसी भी डॉक्टर का आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले आओ, एमसीआई के साइट पे जाके उसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये डॉक्टर झाली छाप है, झोला छाप है कि सही है ना। तो कोई भी एक तो फॉर्म ले जाइए अटेस्टेड कराने के लिए, अगर आपको पता करना है कि झोला छाप डॉक्टर है कि भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर है, एमबीबीएस है कि नहीं इसके पास, तो जाके उसे अटेस्टेड कराइए। वो अटेस्टेड करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई कर लीजिए कि यार यही डॉक्टर है कि नहीं, उसका नाम, उसका फादर नेम है ना, उसका पूरा एमसीआई नंबर, कब किया था, पूरा आपका एमबीबीएस, वो सब आ जाएगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेशन इन माइंस, है ना। चलिए ये आपका खत्म हो जाता है, बेसिकली एमडी होता है, एमडी है ना, आपका एमडी वाला करना पड़ता है, ठीक है। चलो व्हाट वाज द रिले माइनिंग ऑपरेशन में, रिले माइनिंग ऑपरेशन के तथ्य में हम लोग रिले किसको कहते हैं, बताइएगा इसका आंसर। बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा। भी बता रहे हैं भाई, भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही काम को अलग अलग शिफ्ट में करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शिफ्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक तो शिफ्ट इंचार्ज होता है ना। शिफ्ट इंचार्ज के साथ उसके असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के साथ उसके नीचे ओवरमैन होते हैं, ओवरमैन के नीचे उसके नीचे सरदार होते हैं। फिर उसी में उसी शिफ्ट में कुछ इलेक्ट्रीशियन होंगे, कुछ वेल्डर होंगे, कुछ मैकेनिकल वाले होंगे, कुछ वर्कर होंगे, ठीक है। तो अब शिफ्ट इंचार्ज का मान लीजिए एक है संख्या, असिस्टेंट मैनेजर दो है, ओवरमैन की संख्या तीन है, सरदार मान लीजिए चार ठो है, इलेक्ट्रीशियन एक ठो है, वेल्डर दो ठो है ना, मैकेनिकल वाला एक ठो है, और वर्कर की संख्या पांच है। तो ये सब मिलाकर के क्या हो जाएगा, एक रिले हो जाएगा। ये रिले मतलब सेट ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं और एक ही शिफ्ट में करते हैं। और उसके बाद इसका जब चेंज होता है टाइमिंग, तो पूरा का पूरा आदमी का एक साथ टाइमिंग चेंज होता है, फिर वो दूसरे ड्यूरेशन में जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिले। क्या बोलते हैं, रिले। ओके। देखो रिपोर्टेबल इंजरी, अब यहाँ पे जो सवाल है ना बाबू, ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है, सुनिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे ना कि रिपोर्टेबल इंजरी किसको कहते हैं, तो आप टिक मारोगे कि 72 घंटा या उससे ज्यादा अगर रहता है तो उस केस में हम रिपोर्टेबल इंजरी कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो बचपन से ही पढ़े हैं। देखो अगर इसमें मेंशन किया है माइंस एक्ट, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बिल्कुल उसको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों डाला है। अगर मान लीजिए माइंस एक्ट नहीं डाला होता, सिर्फ ओएसएच कोड लिखा होता, तो आप ओएसएच कोड को फॉलो करते। अगर ओएसएच कोड ना लिख के माइंस एक्ट लिखा होता तो आप माइंस एक्ट को फॉलो करते। लेकिन आपके सिलेबस में ओएसएच कोड भी लिखा है और माइंस एक्ट भी लिखा है, तो आपको अगर सवाल दिया जाएगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट रिपोर्टेबल इंजरी इज द मिनिमम एब्सेंट फ्रॉम द वर्किंग आवर, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइंस एक्ट या ओएसएच कोड का रेफरेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर माइंस एक्ट लिखेगा तो 72 घंटा या उससे ज्यादा, और अगर ओएसएच कोड लिखेगा तो 48 घंटा या उससे ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ओएसएच कोड में आप जब देखे थे तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओएसएच कोड पढ़ते पढ़ते सेफ्टी कमेटी, सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, बहुत सारी चीज आपके क्लियर हो रहे होंगे। और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना बाबू, मैं कह रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पोर्शन ऑलमोस्ट कवर है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं डालूंगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड बना लोगे ना तो आपका सिलेक्शन तय है बाबू। और अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के रटे रहोगे, पूरा पढ़ के बैठे रहोगे, फिर भी एग्जाम में बैठोगे ना तो नहीं कर पाओगे सॉल्व, आप 90-95 नंबर नहीं ला पाओगे, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर दोगे। सीएमआर का कुछ जो बेसिक जो हमेशा से पढ़े हो ना उस पर गलती कर दोगे। तो ये प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगला सवाल है, रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस इनमें से कौन से फॉर्म से भेजा जाता है, बताइएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए देखते हैं। फॉर्म जे बता रहे हैं, सी का आंसर फॉर्म जे बता रहे हैं, सी का आंसर फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार, इसको ऐसे याद करो, आरजे, आरजे होता है ना, आरजे
रौनक, आरजे बबुआ, आरजे आरजे मतलब रेडियो जॉकी, जो रेडियो जॉकी में रहते हैं आरजे। तो आर का मतलब हो गया रिपोर्टेबल, आर का मतलब हो गया रिपोर्टेबल, और जे का मतलब हो गया फॉर्म जे। फॉर्म जे मतलब रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस हम किस में देंगे, फॉर्म जे में देंगे। रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस किस में देंगे, फॉर्म जे में देंगे। उसका दूसरा याद रखो एमके, एमके मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, एमके मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि माइनर एक्सीडेंट का नोटिस जो हम देंगे वो किस में देंगे, फॉर्म के में देंगे। माइनर एक्सीडेंट का नोटिस कब देंगे, किस में देंगे, फॉर्म के में देंगे। माइनर इंजरी का नोटिस किस में देंगे, फॉर्म के में देंगे। ठीक है, माइनर इंजरी का नोटिस जो देते हैं वो साल में एक बार देते हैं। ठीक है, साल में एक बार देते हैं। ठीक है ना, ईयर में एक बार देते हैं ना। तो एम के वाई याद रख सकते हैं, एम के वाई है ना, मोहनदास करमचंद ईयरली, साल में एक बार मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि साल में एक बार हमको देना है। और आरजे का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, क्वार्टरली देते हैं। आरजे क्वार्टर पी के सो हो गया, आरजे क्वार्टर पी के सो गया। ठीक है, आरजे क्वार्टर पी के सो गया। और मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थडे साल में एक बार आता है। मोहनदास करमचंद मतलब एमके का बर्थडे साल में एक बार आता है। ठीक है, तो आपको इससे याद रखेगा, आरजे का मतलब आर फॉर रिपोर्टेबल इंजरी, उसका फॉर्म जे में नोटिस देते हैं। कब देते हैं, क्वार्टरली देते हैं। और एम के साल में एक बार मतलब मोहनदास करमचंद गांधी का साल में एक बार बर्थडे होता है, तो मोहनदास मतलब एम यानी माइनर इंजरी का फॉर्म के में नोटिस देते हैं, साल में एक बार देते हैं। ये याद रखिए कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरजे बोला है ना, तो साल में एक बार आर जे, जे जे फॉर्म जे, क्वार्टरली, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है माइनर इंजरी बता दीजिए बाबू। माइनर इंजरी का नोटिस हम लोग नोटिस लिखा है। अच्छा, माइनर इंजरी किसको कहते हैं, जिसमें हमको 72 घंटा 24 घंटा से 72 घंटा के बीच एब्सेंट रहना पड़े, उसको हम माइनर इंजरी कहते हैं। ठीक है, माइनर इंजरी का नोटिस हम कब देते हैं, 20 जनवरी को देते हैं, सॉरी 20 जनवरी, या उससे साल में एक बार 20 जनवरी को हमको माइनर इंजरी का नोटिस देना पड़ता है, 20 जनवरी या उससे पहले। ऐसा ऑप्शन दे देगा तो ठीक है ना, कि आपको साफ साफ दिख रहा है, तो बाकी तो सोचना ही नहीं है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड सीरियस बॉडी इंजरी, सीरियस बॉडी इंजरी इनमें से किसको कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए, तब तक हम चार्ज लगा लेते हैं, लैपटॉप रो रहा है। जस्ट अ सेकंड। सी बता रहे हैं, सी बता रहे, सी बता रहे, सी बता रहे, क्या है सी में, लॉस ऑफ साइट ऑफ हियरिंग। चलो देख लेते हैं, हम ऑप्शन देखे नहीं है क्वेश्चन। माइनर कट रिक्वायरिंग ए बैंडेज, इसको सीरियस बॉडी इंजरी तो नहीं बोलेंगे। हेडेक लास्टिंग फॉर अ डे, नहीं इसको भी नहीं बोलेंगे। लॉस ऑफ साइट ऑफ हियरिंग, बिल्कुल इसको बोलेंगे यार, आंख का रोशनी खत्म हो जा रहा है, सुनने का शक्ति खत्म हो। सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब है हाथ का हड्डी टूट गया, पैर का हड्डी टूट गया, यानी कि कोई फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर के साथ साथ शरीर का कोई एक अंग है जो कट गया हमेशा के लिए, या फिर पैरालाइसिस हो गया, या फिर सेमी पैरालाइसिस हो गया। ठीक है, सुनने का शक्ति, देखने का शक्ति खत्म हो जाता है, तो ऐसे चीजों को हम सीरियस बॉडी इंजरी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर यही सब लिखा हुआ है ना, इनमें से इफ एन इंजरी वर्कर रिटर्न टू वर्क सून आफ्टर बे फ्रैक्चर, अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्चर के बाद तुरंत ड्यूटी वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। एक दिन में अगर 50 60 70 क्वेश्चन कर पाते हैं ना तो बहुत अच्छा है यार। बाकी तो ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप जरूर कीजिएगा बाबू। ये सब जो पीडीएफ में डाल रहा हूँ ना, एमसीक्यू का बहुत समय लगा बनाने में, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे ना तो गारंटी है उससे बाहर आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, उससे बाहर बन ही नहीं सकता क्वेश्चन, छूटेगा ही नहीं क्वेश्चन भाई। करो क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या बता रहे हैं। ए बता रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर ए बता रहे हैं, माइनर इंजरी बता रहे हैं। नहीं बाबू, ये नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रैक्चर है यहाँ पे, तो फ्रैक्चर हो ना अगर शरीर में, या आंख फूट जाए, कान फूट जाए, शरीर का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाए, हाथ पैर या कोई भी शरीर का हिस्सा कट जाए, वो चाहे उसी दिन ड्यूटी आ जाए या उसके अगले दिन ड्यूटी आ जाए, या ड्यूटी आए चाहे नहीं आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कि वो सीरियस बॉडी इंजरी के कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसको हम सीरियस बॉडी इंजरी ही बोलेंगे। माइनर इंजरी क्या होता है, कुछ ऐसे चोट जो सीरियस बॉडी इंजरी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसके बाद 24 से 72 घंटा के लिए उस आदमी को एब्सेंट रहना पड़ गया, तो उसको हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं। जैसे मोच आ गया, थोड़ा सा हाथ छिला गया है ना, थोड़ा सा गिर गए थे, तो वो सब हमारा खरोच उरोच जो होता है वो
माइनर इंजरी के अंदर में आता है, ठीक है। व्हाट रिमेन्स द फाउंडेशनल और लेजिस्लेशन गवर्निंग माइनिंग ऑपरेशन इन इंडिया। माइनिंग ऑपरेशनल बोल रहा है, ठीक है, फंक्शनल बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा नियम कानून है जो माइनिंग को चलाता है भारत में, माइनिंग का माई बाप है भारत में, ठीक है, माइनिंग का माई बाप है भारत में। तो इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे वर्ड जब पूछे जाएंगे ना, फाउंडेशनल, लेजिस्लेशनल, गवर्निंग, तो ये सब शब्द को थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐसे शब्द का बहुत डीप गहरा मतलब होता है। बिल्कुल सी बता रहे हैं, मेरे को देखना पड़ेगा क्या है सी में। सी बता रहे, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। माइंस एक्ट जो है वो भारत में कानून बनाने के, भारत में जो माइनिंग वाला है, माइनिंग फील्ड में सबसे सर्वोपरि है। अभी ओएसएच कोड हो गया है, अभी माइंस एक्ट हट गया है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमारा यही आंसर रहेगा माइंस एक्ट के हिसाब से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अरे The Mines Act and rules complement each other. What do the rule primarily provide? कोई कॉन्सेप्चुअल है ये, इसको सॉल्व कीजिए कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, पहले पापा आया, पापा के बाद बेटा आया, ठीक है। पापा से पहले कौन आया था, दादाजी। तो इसमें से दादाजी कौन है आपको बताना है कि कौन दादाजी है, कौन पापा है और कौन बेटा है, बस यही अरेंज करना आपको, ठीक है, बताइएगा। तो पापा कौन है बाबू, पापा है एक्ट, एक्ट के बाद क्या आता है बाबू, एक्ट के बाद आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन के बाद क्या आएगा, रेगुलेशन के बाद आएगा रूल, रूल के बाद क्या आएगा, रूल के बाद आएगा बाई लॉज, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्ट वाला सबसे पहले, तो इसको काट ही दो, एक्ट वाला ये है सबसे पहले और ये है सबसे पहले, दूसरा काट दो। फिर आता है रेगुलेशन, रेगुलेशन तो लिखा ही नहीं है, चलो रेगुलेशन काटो। बढ़ते हैं रूल, रूल वाला है, तो रूल वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको आंसर देना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। 47 का डी बता रहे थे, क्या था डी में, बिल्कुल सही था डी में, यही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द शिफ्ट एंड रिले सिस्टम प्राइमली इंश्योर इन माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन में अगर शिफ्ट और रिले सिस्टम हम रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, हम क्यों रखते हैं। बेसिकली हमारा कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलता रहे, है ना, इसके लिए हम करते हैं। अगर हम रिले सिस्टम रख देंगे तो ऐसा थोड़ी कि वर्कर का पैसा बढ़ जाएगा, ये तो गलत बात है ना भाई, ये कोई मतलब नहीं बेतुका सा। एडमिनिस्ट्रेटिव का बर्डन घट जाएगा, ये सही है क्या। अगर रिले रख देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब, जो ऑफिस में बैठा है उसको क्या मतलब है कि माइंस में फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी हो रहा है, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी हो रहा है। इजिली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू वर्कर, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड सेफ्टी ओवर साइट, है ना, लगातार हमारा ऑपरेशन होता रहे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में काम चलता रहे, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैटेगराइज इंजरी रिपोर्टिंग इन माइनिंग। माइनिंग में जो इंजरी रिपोर्टिंग हम कैटेगराइज करते हैं उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों करते हैं हम ऐसा। हम अलग अलग जो बताते हैं कि रिपोर्टेबल इंजरी ये हो जाएगा, है ना, माइनर इंजरी ये हो जाएगा, और उसके बाद आपका सीरियस बॉडी इंजरी ये हो जाएगा, फैटल एक्सीडेंट ये हो जाएगा, डिजास्टर ये हो जाएगा। तो ये हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों करते हैं इसको। टू रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम, to avoid legal penalties and minor incidents, to ensure timely notification and appropriate response to workplace incident, to solely track worker productivity। प्रोडक्टिविटी शब्दों पे गौर कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं आपके, ये सब कॉन्सेप्चुअली समझिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। 49 का सी कह रहे हैं सभी लोग चीख चीख के, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। टू इंश्योर टाइमली नोटिफिकेशन, टाइम पे हम अगर नोटिफिकेशन देंगे तो हम उसको सुधार सकते हैं, उसमें सेफ्टी ला सकते हैं, इससे वर्कर का जो हेल्थ है उसमें इंप्रूव होगा, वर्कर के सेफ्टी को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स से वर्क प्लेस में जो इंसिडेंट होते हैं, छोटे मोटे घटनाएं होते हैं, उसमें रोक लगाया जा सकता है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटनाओं में भी रोक लगाया जा सकता है। इसका प्रीमियम से कौन लेना देना नहीं है, पेनाल्टी से बचने के लिए थोड़ी होता है। हम इसको बोलेंगे कि भाई हेलमेट काहे पहन के जा रहे हो, तो क्या बोलोगे कि भाई हेलमेट इसलिए पहन के जा रहे हो कि पुलिस चालान काट लेगा, ये तो नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे भाई हेलमेट इसलिए पहने हैं कि कहीं गिर गार गया तो माथा में चोट ना लगे, है ना, दुर्घटनाओं में बचा जा सके, इसके लिए हम हेलमेट लगा रहे हैं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ऐसा ही होगा, टू इंश्योर टाइमली नोटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू वर्क प्लेस इंसिडेंट्स। ओके,
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ऑफ द आज का ऑफ द, ठीक है। व्हाट डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन इन 1901 स्पेशली एड्रेसेस? 2017 का नहीं पूछ रहे हम आपसे, हम आपसे पूछ रहे हैं 1950 में जो कानून बनाया गया था, ठीक है, वो किस चीज को एड्रेस करता है? स्पेशली स्पेशली किस चीज को एड्रेस करता है? अब 1901 वाला जो रेगुलेशन देखोगे ना, इसमें इतना गंदा बना दिया गया है। उसमें पता है, उसमें जैसे अभी भारत सरकार को कोई वैकेंसी आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 18 साल से प्लस होना चाहिए, ठीक है, उसके पास 10th 12 डिप्लोमा जो भी क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। लेकिन पहले जो अंग्रेज बनाते थे ना 1901 में, उसमें कुछ जो सुपरवाइजरी पोस्ट थे या इंजीनियर के पोस्ट थे, अच्छे वाले पोस्ट थे, उसमें लिखा जाता है कि इंग्लिश अच्छे आना चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, एक्सेंट जो है वो इंग्लैंड वाला जो टच होता है वो होना चाहिए, उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस इंग्लैंड में काम करने का तजुर्बा होना चाहिए। भाई ये कोई मतलब है? भारत का आदमी भारत में पैदा हुआ, भारत में काम कर रहा है, भारत में नौकरी मांग रहा है, उसको आप बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में काम करने का तजुर्बा होना चाहिए? ये कोई मतलब है यार? तो ये सब था 1901 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन को, यानी कि विरोधवाद, क्या बोलते हैं, विरोध बढ़ा रहा था अपना, ठीक है ना, लेबर के हित में नहीं था वो सब चीजें, इसीलिए इसको बाद में हटा दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अंग्रेज को जितना मन करे गरियाइएगा, बहुत घटिया आदमी था वो। जनरल क्लॉजेज एक्ट अगर आप पढ़िएगा, 1901 का रेगुलेशन पढ़िएगा, 1923 का अगर आप एक्ट पढ़िएगा, ये सब इतने घटिया तरीके से बनाए गए थे कि भारतीय लोगों के लिए समझिए विरोध ही था वो एक तरह से, कि भारतीयों को सजा दो, ये सब बना के, ठीक है। बाद में हमारे देश जब आजाद हुआ तो धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे लोग आए तो जो उसमें सुधार किए और हमारे हितों की रक्षा की, और आज भी बहुत सारे नियम कानून हैं जो चल रहे हैं उसी स्तर पे, उसी स्टैंडर्ड पे। बाद में उसको अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, अपडेट तो जरूरी है, लेकिन जो आधार है वो आधार हमारा वही है, सिंपल है, ठीक है। आज मेरे को लगता है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ में बाबू डाल दूंगा, इसमें माइंड सेट के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उस क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, उस क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। और बाकी चीजों को भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, एग्जाम में जाइए, बैठिए, नंबर लाइए, सिंपल है ये। तो इसको मैं डाल दूंगा अपने ऐप में, शेयर ना करें, ठीक है, कॉपीराइट इसका मिला नहीं है मेरे को, आप लोग के भरोसे में छोड़ रहा हूँ। एग्जाम मई में हो जाएगा बाबू, है ना, और अप्रैल में आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि मई में आप बैठो तो आपको सिर्फ मतलब प्रैक्टिस किया हुआ रहे, सिर्फ आपको जाके क्वेश्चन बनाना है, जो कि आप ऑलरेडी 50 बार बना चुके होंगे क्लास में। वही सब क्वेश्चन को जाके वहां सॉल्व करना रहेगा आपका, ठीक है। और हो सकता है ये वीडियो में आपका यूट्यूब में डाल दूंगा, हो सकता है, कल वाला वीडियो तो मैं डाल नहीं पाया। तो जो यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया है कि क्लासेस में बहुत जल्दी क्लोज करना चाहता हूँ, मतलब न्यू ज्वाइनिंग को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लासेस को और आगे ले जाना के बाद ज्वाइनिंग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपका सामने रहेगा तो आप ज्वाइन करके क्या करोगे, क्या ही पढ़ पाओगे। तो इसलिए अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए, ये हमारा लोगो है, 5 स्टार रेटिंग है, इसको आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का बैच होगा, जस्ट मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। लाइव क्लास का लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस और क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, यानी कि ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, माइंडसेट, ओएसएच कोड, सीएआर, एमबीटीआर, माइंस रेस्क्यू रूल वगैरह, पूरा का पूरा, मतलब कुल मिलाकर के जो सिलेबस आपका ऑफिशियली जारी किया गया है एमसीएल की तरफ से, वह पूरा का पूरा सिलेबस को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसमें वीडियो लेक्चर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, पीपीटी रहेंगे, साथ ही साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि वीडियो आप देख रहे हैं। और ये क्लासेस को ज्वाइन करने का जो फी है वो फिलहाल अभी 1400 रुपया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।